हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका bureaucrats.in में। 27 नवंबर की द हिंदू अखबार की न्यूज, वह न्यूज जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी न केवल आपको पीडीएफ हिंदी में मिलेगी, बल्कि हर एक कंटेंट आपको हिंदी में उपलब्ध होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर पे। पहली खबर एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर देते हुए कहा कि यह वर्तमान की आवश्यकता है। लगातार चुनावी प्रक्रिया में बने रहने से देश का विकास अवरुद्ध होता है। यह बात पीएम ने 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। अब ये दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस क्या है। 1967 के पहले भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा थी, लेकिन केरल में कुछ कारणोंवश वहाँ की सरकार को अपदस्थ होना पड़ा और दूसरी सरकार सत्ता में आई, जिस कारण से यह एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संकल्पना थी इसमें बाधा आई। फिर धीमे धीमे कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग गया, कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई चुनावी समस्या या फिर कोई गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से वहाँ की जो सत्ता थी वह 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल करने के पहले ही समाप्त कर दी गई, अपदस्थ कर दी गई, या किसी भी प्रकार से उन्हें सत्ता से वंचित कर दिया गया। इस वजह से धीमे धीमे पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्र एक चुनाव की जो प्राथमिक संकल्पना थी वह क्षीण हो गई, और एक राष्ट्र और कई चुनाव की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, वह धीरे धीरे विकास में आई। यह कोई बनी बनाई संकल्पना नहीं थी, बल्कि यह परिस्थिति जन्य समस्या थी, परिस्थिति जन्य संकल्पना थी। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना पर जोर दिया, और इस संकल्पना के लिए उन्होंने कहा कि यह जो संकल्पना है वह देश के विकास में अवरोध है एक तरह से। वह अवरोध किस तरह से है? कुछ कमियां हैं इस एक राष्ट्र और कई चुनाव की, जैसे कि चुनाव में बहुत अधिक खर्च होता है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना हो, एक बार चुनाव हो और 5 वर्ष के लिए हर एक विधानसभा और जो संसद है उसके सदस्य चुने जाएं और वह सत्ता में रहें, तो वह लगातार 5 वर्ष सत्ता में रहेंगे और अगले 5 वर्ष के बाद ही चुनाव की कोई संभावना बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हर वर्ष, हर माह या फिर हर 2 वर्ष बाद भी अगर चुनाव होता है, तो चुनाव का जो खर्च होता है वह एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा, जो मूल संकल्पना थी, उससे कई गुना अधिक हो जाता है। जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार ही खर्च में वृद्धि होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो राज्यों के विधानसभा का चुनाव होता है या फिर जो संसद का चुनाव होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग, भारत के मुख्य चुनाव आयोग के पास होती है, जो अनुच्छेद 324 के तहत शक्ति अर्जित करता है। लेकिन जो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, जो चुनाव होता है, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी गांधी जी की, उसके अकॉर्डिंग जो चुनाव होता है, जो गाँव के लिए पंचायत का चुनाव होता है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य कार्य करता है। लेकिन वह चुनाव इतना महत्वपूर्ण तो है, वह चुनाव इतना खर्चीला नहीं होता है जितना कि विधानसभा और जो संसद का चुनाव होता है वह खर्चीला होता है। इस वजह से इस चुनाव में काफ़ी खर्चा होता है, और जो दल होते हैं वो हमेशा यह प्रयास में रहते हैं कि वह सत्ता में आए, तो वो लोग लुभावने वादे करते हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक होता है। और जो महत्वपूर्ण दल हैं वो हमेशा काम के बजाय हमेशा वह किसी न किसी व्यक्ति के चुनाव की जो सभाएं होती हैं उनको संबोधित करने में, उनके संबोधन में उनका समय ज़ाया होता रहता है। तो ये कुछ समस्याएं एक राष्ट्र और कई चुनाव वाली अवधारणा से जुड़ी हुई हैं। हालांकि बहुत से जो हमारे जानकार हैं वह एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को भी खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और जो
5 साल की जो अवधि है एक विधानसभा की या फिर संसद की 5 साल की अवधि है, उसको कई राज्यों के लिए 2.5-2.5 साल, कई राज्यों के लिए 1-1 साल करनी पड़ेगी, जिस वजह से संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और एक राष्ट्र एक चुनाव की जो संकल्पना है उसको बनाने के लिए बहुत सारे संशोधन तो करने ही पड़ेंगे। जनता में जागरूकता भी लानी पड़ेगी, क्योंकि जनता संसद में किसको वोट कर रही है, विधानसभा में किसको वोट कर रही है, तो दोनों निर्णय जनता के अपने पर्सनल होते हैं। अब कुछ लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण वह इस बात से विज्ञ नहीं होंगे कि कौन सा विधानसभा का कैंडिडेट है और कौन सा संसद का कैंडिडेट है। वह हो सकता है किसी और पार्टी को संसद के कैंडिडेट को किसी और पार्टी का चुनते हों और विधानसभा में किसी और पार्टी को वोट देते हों। तो इस वजह से यह वोटिंग गड़बड़ी भी समझ में आ सकती है, क्योंकि भारत की जनता अभी उतना जागरूक नहीं है। तो तमाम ऐसे समस्याएं हैं, समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन समस्याओं में वक्त के साथ सुधार लाना भी ज़रूरी है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव अच्छा विकल्प हो सकता है अगर यह एक नेक इरादे और एक बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाया जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यह अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जिसको संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री ने, तो ये पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, तो देखते हैं। मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान कार्य कराने वाला। बहुत से मतदान केंद्र बनाए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। उन मतदान केंद्रों पे चुनाव आयोग के द्वारा मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो उस चुनाव का पर्यवेक्षण करते हैं। उन मतदान अधिकारियों की सहायता के लिए मतदान केंद्र पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जिसकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं। अब ये मामला है कि जो राज्य होते हैं, जो राज्यों में सरकारें होती हैं, जहाँ पे विधानसभा होती है, वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार की परामर्श के अनुसार की जाती है और जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी नियुक्ति करता है। लेकिन संघ शासित क्षेत्रों के मामले में चुनाव अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी क्या है। जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण मतलब हम लोग पहले बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे ना, तो उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो फ्लाइंग स्क्वाड आता था उसको कहते थे पर्यवेक्षक दल। तो कमोवेश उसी प्रकार का काम जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। यह विभिन्न चुनाव केंद्रों, मतदान केंद्रों पर जाता है और यह औचक निरीक्षण करता है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो नहीं रही है, और यदि वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाता है तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत करता है और उस मतदान केंद्र का चुनाव रद्द करने की सिफारिश करता है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसको नामित या पदनामित भारत का निर्वाचन आयोग करता है। क्योंकि यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है, तो भारत का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो सबसे प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है, वह इसकी नियुक्ति करता है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या बला है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य संचालन का उत्तरदायित्व चुनाव अधिकारी पर होता है। ठीक, संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य संचालन का उत्तरदायित्व चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर पर होता है। तो यह वास्तविकता में चुनाव कार्य संचालक है। संसदीय क्षेत्र हो अथवा विधानसभा क्षेत्र, उनमें जो चुनाव कार्य का संचालन करता है, जो चुनाव कार्य संचालक होता है, उसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर।
अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति भी डेफिनेटली भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग उचित परामर्शक से परामर्श कर प्रत्येक विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र में एक चुनाव अधिकारी को पदाधिकारी को नामित करता है। अब यहाँ पे उचित परामर्शक से मेरा क्या कहना है? उचित परामर्शक से कहना है कि अगर विधानसभा का मामला है तो यह राज्य सरकार पे डिपेंड करेगा, वह राज्य सरकार से परामर्श लेगा। अगर यह संसदीय क्षेत्र का मामला है तो संसदीय क्षेत्र में जहाँ पर संसदीय क्षेत्र बना है वहाँ की राज्य सरकार से परामर्श लेगा। और यदि संघीय क्षेत्र है तो संघ शासित क्षेत्र में वह संघ से अनुमति लेगा या केंद्र से अनुमति लेगा। ठीक, इसकी सहायता हेतु एक सहायक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति ऐसे ही होती है। मतलब उचित परामर्शक से परामर्श कर प्रत्येक विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र में एक सहायक चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति निर्वाचन आयोग करता है। अब ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य या संघीय क्षेत्र मुख्य चुनाव अधिकारी उस राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करने को अधिकृत है, जिसका निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के मतदान केंद्रों का चुनाव पर्यवेक्षण कर रहा था और ये भारत में कहीं पर भी चुनाव हो रहा हो राज्य या संघ में, वहाँ पर चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यानी औचक निरीक्षण करता है, वहाँ की देख रेख करता है कि चुनाव सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग तो नहीं हो रही है, चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो गलत तरीके से अपने जो शक्ति है या बल है उसका प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं चुनाव केंद्र में अपनी प्रभाविता जमाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का पर्यवेक्षण यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी करता है। निर्वाचन आयोग राज्य या संघीय क्षेत्र की सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है। ठीक, जैसे ही ऊपर वाले जो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उसी की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति या नामित हो रहा है। ठीक, ये मैंने साभार एम लक्ष्मीकांत से लिया है। अब हम बढ़ते हैं IMAC NMDA में होगा तब्दील डिफेंस ऑफिशियल्स। हाल ही में डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि भारत का जो नेवी का जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है, जिसको हम लोग सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र का नाम देते हैं, वह राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र में बदला जाएगा, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब ये डोमेन क्या होता है? तो डोमेन होता है किसी कार्य को करने के, किसी कार्य के लिए किया अर्जित ज्ञान, उसको कहते हैं डोमेन। किसी कार्य के लिए जो अर्जित ज्ञान होता है उसको डोमेन कहते हैं। ठीक, और कंप्यूटिंग भाषा में डोमेन एक तरह से एड्रेस होता है। ठीक, हमें कंप्यूटर वाली भाषा का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हम लोगों को डोमेन का जो सामान्य अर्थ है, जो एक वर्ब के फॉर्म में डोमेन का अर्थ निकल के आता है या फिर नाउन के फॉर्म में डोमेन का अर्थ निकल के आता है, वह है किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए अर्जित ज्ञान, उसको कहते हैं डोमेन। ठीक, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में बदला जाएगा। जो IMAC है या फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर था, इसकी स्थापना 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ था उसके पश्चात समुद्री डाटा की जानकारी हेतु नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो सकें। 26/11 का मुंबई हमला बहुत भयानक और सबसे बड़ा भारत पे हुआ आतंकी हमला था, जो समुद्र के माध्यम से यहाँ से आतंकवादी आए थे और उन्होंने मुंबई को अपना निशाना बनाया था। रक्षा खरीद परिषद द्वारा 2012 में इसको स्वीकृत किया गया। 2011 में हमला हुआ, 2012 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा इसको स्वीकृत किया गया और 2014 में यह कार्यशील हुआ, यानी ऑपरेशनल फॉर्म में यह 2014 में स्टार्ट हुआ। अब गुरुग्राम में इसका जो केंद्र है वह गुरुग्राम में अवस्थित केंद्र है और नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम का यह नोडल केंद्र है। तो यह वहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ये मैरीटाइम जो समुद्री डाटा की जानकारी है उसके लिए भी नोडल एजेंसी है और यह केंद्र है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम का। तो अब यह हम लोग देख लेते हैं कि यह नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम NC3I
एन से नेशनल, सी, एक सी से कंट्रोल, एक सी से कमांड, एक सी से कंट्रोल और एक सी से कम्युनिकेशन, यानी 3 सी हो गए और एक आई हो गया इंटेलिजेंस। ठीक, तो NC3I यह नौसेना के परिचालन केंद्रों, निचले क्षेत्रों यहाँ पे समुद्र क्षेत्र हैं, नौसेना के परिचालन केंद्रों, निचले क्षेत्रों और देश के समुद्र तट पर फैले तटरक्षक बलों यानी कोस्ट गार्ड्स को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें द्वीप क्षेत्र भी शामिल हैं। कोस्ट गार्ड के जो द्वीप क्षेत्र हैं वो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिला के एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें अपनाया गया है, जिसमें समस्त नौसेना या फिर नेवी को एक इंटीग्रेटेड वे में कमांड करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि अगर मान लो कल के दिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही, आतंकवादी करने को आते हैं, तो अगर पर्टिकुलर प्लेस पे इन लोगों को देखा जाता है तो पूरी नौसेना को अलर्ट होने के लिए एक नोडल केंद्र बनाया गया है, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक, यानी अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो एक कमांड के द्वारा सारी नौसेना और कोस्ट गार्ड्स को यह संदेश दिया जाएगा कि यहाँ पे खतरा है, आप लोग अब मुस्तैद हो जाएं। इसकी स्थापना भी 26/11 के पश्चात की गई थी। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो NC3I नेटवर्क राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना के तहत संचार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि यह संचार का काम करेगा। यह अपनी बात समस्त जो नौसेना है, नौसेना के जो परिचालन केंद्र हैं, जो क्षेत्र हैं और जो तटरक्षक बल हैं, उन समस्त तटरक्षक बल जिसमें द्वीप क्षेत्र भी शामिल हैं, उनको यह सूचना देगा कि फलानी जगह पे इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, कृपया आप लोग अलर्ट हो जाएं। ठीक, अब NC3I नेटवर्क क्या है? NC3I नेटवर्क वही बात, NC3I नेटवर्क 51 नौसेना और तटरक्षक स्टेशनों को जोड़ता है जो तट और द्वीप क्षेत्रों पर स्थित है। जो NC3I नेटवर्क है उसको बेंगलोर स्थित BEL द्वारा एकीकृत किया गया है। नेटवर्क उपरोक्त स्टेशनों को विभिन्न सेंसरों से प्राप्त तटीय निगरानी जानकारी प्रदान करता है। अब ये राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना क्या है? तो यह एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है। खुफिया यानी इंटेलिजेंस, खुफिया को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है, NMDA। NDA में इसमें गलत लिख गया है, NMDA है, NMDA है। द हिंदू में भी आज NDMA लिख के आया है जो गलत है, NMDA है ये। तो यह एक सामान्य समुद्री परिचालन बनाए रखने के लिए तथा वास्तविक समय में रियल टाइम में समुद्र के रास्ते उत्पन्न खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त यह तकनीकी और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने, फ्यूज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के माध्यम से समुद्र में गतिविधियों की तटीय निगरानी हेतु समर्पित है। कुल मिला के वही बात है जो हम लोग NC3I नेटवर्क में देख रहे हैं, जो NC3I में देख रहे हैं और जो मैरीटाइम डोमेन नेटवर्क में भी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। यह नेटवर्क रडार या अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली, पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली, मछली पकड़ने हेतु पोत पंजीकरण और मछुआरों की बायोमीट्रिक निगरानी डेटाबेस की तरह भी कार्य करता है। कुल मिला के समुद्र में जो भी गतिविधियां होती हैं उनकी निगरानी करने के लिए यह एक नेटवर्क है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ पे। वाइट शिपिंग द हिंदू अखबार में अक्सर आता रहता है। जब भी इंडियन ओशन रीजन की बात की जाएगी या फिर डिफेंस में नेवी की बात की जाएगी तो वाइट शिपिंग हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? वाइट शिपिंग का मतलब क्या है? वाइट शिपिंग का मतलब है असैन्य वाणिज्यिक जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचनाओं को साझा करना और आदान प्रदान करना है। यानी असैन्य वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए वाइट शिपिंग का यूज किया जाता है। ठीक, तो जहाज़ों के लिए एक विशेष रंग कोड है। सफ़ेद कोड वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए, ग्रे या भूरा सैन्य जहाज़ों के लिए और काला अवैध जहाज़ों के लिए कोडित किया गया है।
अब वाइट शिपिंग में क्या होता है, जब हम लोग वाइट शिपिंग समझौते के अंतर्गत आते हैं तो वाइट शिपिंग समझौते के बाद वाणिज्यिक जहाज़ों के बारे में आपसी डेटा साझा किया जाता है। इसमें न केवल डेटा साझा किया जाता है बल्कि तकनीक को भी हम लोग साझा करते हैं। दो देश जो इस समझौते के अंतर्गत आते हैं अपने जो जहाज़ हैं उनकी तकनीकी, उनका डेटा और उन पर क्या सामान है, इस सब को साझा करते हैं वाइट शिपिंग समझौते के तहत। वह कहाँ रुकेंगे, कितना देर रुकेंगे, कब उनका प्रस्थान होगा, कब आगमन होगा, ये सारी चीज़ें वाइट शिपिंग समझौते के तहत की जाती हैं। अब भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र यानी आईमैक जो गुरुग्राम में है, श्वेत शिपिंग समझौते का मॉडल केंद्र है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र में बदला जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगली न्यूज़ में, जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ। धन्यवाद।